गुड इवनिंग। हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन, ठीक है। और आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा एक बात याद रखना, साइंस के अंदर बेटा ग्राफ को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जो बच्चा बेटा ग्राफ स्टडी कर सकता है उसके लिए साइंस बेटा इतनी मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि धीरे धीरे करके बड़ी क्लासेस के अंदर हमने बेटा हर चीज़ को ग्राफ में बदल दिया है। सर क्यों? क्योंकि आप बेटा 5-5, 10-10 पैराग्राफ को, है ना, तो अगर आप देखो हम एक वर्ड लिखते हैं पैराग्राफ, तो बेटा हम पूरे पैराग्राफ को सिंपली एक सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ग्राफ को स्टडी करना हमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्टडी को बहुत आसान, बहुत इजी बना देता है। तो अभी तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, अब हम उन्हीं को ग्राफ की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। बेटा याद रखना, किसी भी ग्राफ के अंदर दो बदलने वाली क्वांटिटीज होती हैं, दो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं। इनमें से एक क्वांटिटी जो वेरी करती है एट आर चॉइस, हमारी चॉइस के हिसाब से बेटा उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये जो क्वांटिटी होती है ये हमारे हिसाब से बदलेगी। हो गया भी शाम में जाते भी है, पता नहीं आज भी ये क्या एंड जो बेटा दूसरी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो इसके चेंज होने की वजह से बदलती है बेटा उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल हम y एक्सिस पे लेते हैं बेटा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो है वो x एक्सिस में लेना प्रेफर करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, x एक्सिस वाली चीज जो है, ठीक है, वो हमारी चॉइस के हिसाब से हम उसको बदलेंगे, और y एक्सिस वाली चीज जो होती है बेटा वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बदलती है। अब हम इसको और अच्छे से बनाते हैं। फिजिक्स में हम दो टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेटा इसको हम एस टी ग्राफ भी कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको हम वी टी ग्राफ कहते हैं। इन दोनों ग्राफ्स के अंदर बेटा याद रखना टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि बेटा टाइम की खास बात यह है कभी भी वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन डिस्टेंस और वेलोसिटी वो हमारे कंट्रोल में होती है, इसीलिए बेटा उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा याद रखना टाइम जो है बेटा वो हम इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं। समझ आया बेटा? अभी तक किसी को कोई चीज पूछनी हो क्या? सर अब ग्राफ बेटा क्या आप लोग अपने अपने माइक ऑफ कर सकते हैं और एक एक करके बोलिए। हाँ जी युवराज, किससे बात कर रहे हैं बेटा? आप हमसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? वो दीदी बुला रही थी इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो अभी तक जो मैंने चीज समझाई है? हाँ जी
सर आप इसे ग्राफ पर समझा सकते हैं? हाँ बेटा, वही तो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, पहले ग्राफ को तो समझ लेना बेटा। तो बेटा अब तो हमारे, पहले इसको नोट कर ले क्या? नहीं बेटा आपके पास नोट्स में है, मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ। यस सर, नोट्स कर, लेकिन सर एक फेयर कॉपी में लिखते हैं ना सर, उसके बाद नहीं कर। बेटा आप वो नोट्स में से कॉपी कर लेना, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। ओके सर। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा इसको हम छोटा एस और छोटा टी ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम एस वर्सेस टी ग्राफ भी कहते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला आता है बेटा केस 1, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, बेटा मोशन में डिस्टेंस कवर होता है समय के साथ साथ। तो बेटा ये देखो बेटा, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो बेटा हमारे पास कौन कौन से ग्राफ आते हैं। सबसे पहला आता है, इसके अंदर डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब आप देख सकते हैं बेटा, टाइम समय आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो कोई कवर ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो उतना ही है। इसका मतलब होता है कि ये बॉडी जो है बेटा किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि वो डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं रही। टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अब आप देखो ना बेटा, आप अपने, लेट्स सपोज अपने बेडरूम से बेटा कहाँ पर आ गए, डाइनिंग हॉल में। किसके लिए बेटा, क्लास करने के लिए। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई, आप वहीं पे ही बैठे हैं, वहीं पे ही बैठे हैं, वहीं पे ही बैठे हैं, टाइम बीतता गया बीतता गया, आप वहीं पे बैठे हैं। इसका मतलब बेटा अगर आप वहीं पे बैठे हैं तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। तो रेस्ट में जो y एक्सिस होता है बेटा, इसको y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं। तो बेटा जो y एक्सिस की जो लाइन होती है वो x एक्सिस के बेटा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये देख सकते हैं बेटा आप, ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कैसे लाइन जो है समय के साथ अपने आप ही इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर बेटा अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले आओगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको जो जो कॉपी करना है आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना, स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेटा क्या बताता है, स्पीड। सर स्लोप कैसे पता लगाते हैं, जरा देखो बेटा ध्यान से, कि स्लोप कैसे पता लगाते हैं। मैं उसके लिए अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिलहाल आपको इसमें से जो कॉपी करना है वो आप कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं बेटा। हम क्या बात कर रहे थे, तो बेटा एक्चुअली में अभी तो हम स्लोप निकालना सीख रहे हैं बेटा। स्लोप कैसे निकालते हैं, जब बेटा कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट आती है तो बेटा हम उसका एक पोर्शन ले लेते हैं। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और सी। तो बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं, इट इज ए बी अपॉन बी सी। हालांकि हम इसको आगे जाके इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो बेटा वो हमें क्या देता है, स्पीड। सर वो कैसे, क्योंकि ए बी जो है बेटा वो किसके पैरेलल आ रहा है, डिस्टेंस के, और BC जो है बेटा वो किसके पैरेलल आ रहा है,
टाइम के, और डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा क्या होता है, स्पीड। या फिर अगर आप इसके अंदर क्या लेते बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बेटा वो क्या आ जाता, वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बेटा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। हम आगे जाके जब हम और ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। किसी को बेटा कुछ कॉपी करना है इसमें से तो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं केस 2, जब बॉडी जो है बेटा वो किस में होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। पहले तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन था, तो आप देख सकते हैं बेटा लाइन जो थी वो हमेशा स्ट्रेट थी, सीधी लाइन थी, चाहे वो जैसी मर्जी हो लाइन सीधी थी। लेकिन अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो अब आप देख लीजिए बेटा कर्व आ गया है ना। इस केस में हमारे पास क्या आ गया बेटा, कर्व। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कभी मोशन फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, एंड सो ऑन। अब आप इसमें देख लीजिए बेटा, अगेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब फर्क ये है कि यहाँ पे मोशन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बेटा वो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा पहले एक तरह से इंक्रीज करता है, और जब वो बाद में इधर आ रहा है तो बेटा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, कैसे मोशन जो है वो पहले इंक्रीज कर रहा है बाद में डिक्रीज कर रहा है। हालांकि बेटा अगर आप ये वाली लाइन देखें, ये ऑलमोस्ट बेटा क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। अगर बेटा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो बेटा ये एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन उसके बाद की जो लाइन है बेटा जो नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली, ये तो बेटा क्लियरली क्या है, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, इसलिए बेटा अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपने कॉपी कर लिया है, तो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वीटी ग्राफ, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर देखो बेटा, अगर वेलोसिटी वाली लाइन बेटा पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, इसे कहते हैं बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कहीं रेस्ट मत लिख देना सर, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। कहीं आप बोलो रेस्ट, बेटा ये तब आता जब बेटा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता, लेकिन वहां पे क्या है बेटा, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर बेटा वेलोसिटी की लाइन जो है बेटा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो ऐसे, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली बेटा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी वाली लाइन जो है ऐसे आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो रही है। इसे कहते हैं कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। सर क्यों? वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है, डी एक्सेलरेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। एंड एक और देखो बेटा, अब यहां से यहां तक अगर मैं इसको मार्क कर लूं, ए बी सी, तो बेटा ए और बी तो हमको क्या बता रहा है बेटा, कांस्टेंट रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा बीसी हमें क्या बता रहा है,
बीसी बता रहा है बेटा क्या कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बीसी क्या बता रहा है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया बेटा? और जो सिंपली पॉइंट बी है बेटा वो क्या है, रेस्ट। क्यों? बिकॉज वहां पे वेलोसिटी बेटा कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सिर्फ जो पॉइंट बी है, अब देखो बेटा स्पीड कम होती जा रही है, 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 और यहाँ पर आ गई बेटा, इसका मतलब है बेटा वो कहाँ पर आ गई, रेस्ट पे। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ जाना शुरू हो गई, इसका मतलब है एक्सेलरेशन फिर इंक्रीज कर रही है। लेकिन बेटा आपको पता है ना कि ये वाला ग्राफ पॉजिटिव होता है, ये 0 होता है, ये नेगेटिव होता है। जब ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब है बेटा ये कहाँ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये लाइन मैंने सही ड्रॉ नहीं करी, मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ, एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए बेटा, तो जब ये नेगेटिव जा रही है ये हमको बता रही है कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। कर लो बेटा कॉपी। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हैं वो बता दिए हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ अकेले अकेले ही आते हैं, कभी कभार वो क्लब करके भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 को क्लब कर दूं तो बेटा मेरे पास ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ 3 को भी क्लब कर दूं तो बेटा मेरे पास देखो ग्राफ कैसे आ जाएगा, पहले ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये वाला टाइप का ग्राफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया ना कि ग्राफ कभी भी कोई इंडिविजुअल नहीं आता, वो क्लब करके भी आ सकते हैं और इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। तो देखो जब 1 एंड 2 को क्लब कर दिया, 1 + 2 तो ग्राफ ऐसे हो गया। जब 1 + 2 और +3 को क्लब किया तो हमारा ग्राफ ऐसे हो गया। कर तो लिया बेसिकली ग्राफ में करना क्या होता है? बेटा, ग्राफ से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और ग्राफ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके आगे बढ़े बच्चों। यस हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला पार्ट जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है। सबसे पहला बेटा हम इसकी मदद से एक्सेलरेशन एक बॉडी की निकाल सकते हैं। सर कैसे? उसके स्लोप की मदद से। तो देखो बेटा हम वापस जाते हैं और हम इस ग्राफ की हेल्प से बेटा क्या निकालते हैं, स्लोप। जैसा मैंने बताया था ना बेटा, स्लोप कैसे निकालते हैं, आप दो लाइन ज्वाइन कर दीजिए, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरी बेटा उसी से लेके नीचे इसके पैरेलल। इसको मार्क कीजिए बेटा ABC। ठीक है, तो जब आप इसको मार्क करते हैं ABC तो बेटा इस ग्राफ में स्लोप क्या हो जाएगा, AB/BC। वेरी गुड, AB/BC। बेटा सिंस ये वेलोसिटी है, जो ये वाली वेलोसिटी आ रही है बेटा वो इनिशियल है, जो ये वाली वेलोसिटी आ रही है बेटा वो फाइनल है। तो बेटा AB की वैल्यू क्या हो गई बेटा, V-U। और BC बेटा क्या हो गया, एक टाइम गैप ही तो हो गया ना। तो बेटा V-U/T किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, जो बेटा क्या आ गया, स्लोप आ गया। सिंपल। कर लो कॉपी। आई रिपीट, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का
स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा हमको क्या बताता है? एक्सेलरेशन। स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेटा हमको Speed. क्या बताता है? स्पीड। स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का Velocity. वेरी गुड क्या बताता है बेटा? वेलोसिटी। तो ये चीजें बेटा बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं बेटा, जो आपको अब याद होनी चाहिए। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े बेटा। यस सर। और अभी हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा स्लोप के बारे में, और जो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से बेटा क्या निकाल सकते हैं? कोई भी बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। आई रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से बेटा आप निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। सर कैसे? बेटा एरिया जो वेलोसिटी टाइप ग्राफ के अंडर में कवर हुआ है, आपको उसका एरिया निकाल दो। आई रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शक्ल जो भी बनी है, उस शक्ल का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो बेटा आप पता लगा लोगे कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और बेटा अब हम इसी की मदद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारे एडिशनल 2 ग्राफ हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, जब वेलोसिटी बढ़ रही है नॉन यूनिफॉर्मली, जो कर्व लाइन है, ये है हमारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, जब वेलोसिटी कम होती जा रही है समय के साथ, जो खुद भी क्या है बेटा? कर्व्ड लाइन है। तो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे। हाँ जी बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने शुरू करते हैं। आई फॉरगॉट कि बेटा पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इंटेक्स का बेटा 12th क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट का। बेटा अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेटा आप उसको एस टी लिखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। और बेटा अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है तो बेटा वो कर्व आ जाता है। ये फर्क होता है दोनों ग्राफ के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बेटा वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो बेटा ये हो गया टाइम, The ये हो rest गया पे होगा। डिस्टेंस, और बेटा वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेरी गुड, ये जो है बेटा वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ये इंटेक्स्ट का 13th क्वेश्चन है बेटा, ये इंटेक्स्ट का 12th क्वेश्चन है, तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास 14-15 क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर उसका स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ को हम t और v लिखते हैं, और वो पैरेलल है बेटा टाइम एक्सिस के। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है बेटा वो क्या है? कांस्टेंट। कहते हैं व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है तो वो कौन सी क्वांटिटी बताता है? बेटा वो बताता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, है ना। तो वीटी ग्राफ की 2 चीजें होती हैं। वीटी ग्राफ का स्लोप बेटा क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और उसके अंडर जो एरिया कवर होता है बेटा वो क्या बताता है कि उस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। कर लीजिए कॉपी।
तो बेटा हम आज ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी असाइनमेंट के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं बेटा उनको ख़त्म कर रहे हैं पिछले चैप्टर की। तो आप लोग, हम नया टॉपिक आज की क्लास में शुरू नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो प्लीज़ अपनी अपनी असाइनमेंट्स निकाल लीजिए चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। तो बच्चों हम अपनी पिछले चैप्टर की जो हमारी असाइनमेंट थी हमारी वो बच गई थी, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। 41st क्वेश्चन कहते हैं विच गैस इज सप्लाइड इन लिक्विड फॉर्म एट होम्स एंड इन हॉस्पिटल्स। आप तो पता ही होगा बेटा इसका आंसर आपको। सर एलपीजी। सर एलपीजी। तो बेटा होम्स के अंदर, ठीक है, एक तो हमारी गैस होती है एलपीजी, और हॉस्पिटल्स में हमारी गैस कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीजन गैस। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर टुगेदर? इलस्ट्रेट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बेटा यस। एग्जाम्पल क्या देंगे बेटा? बर्निंग ऑफ कैंडल। व्हेन कैंडल इज बर्निंग, तो बेटा वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। एंड व्हेन wax is melting, it is a physical change। तो बेटा इसके अंदर दोनों चेंज हमारे आ जाते हैं। 43rd कहता है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। बेटा ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी हमने ये नहीं पढ़े। यस सर। कहता है बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है, एक्सप्रेस इन केल्विन स्केल। तो बेटा केल्विन स्केल क्या हो जाएगा बेटा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब 56 डिग्री सर 329 केल्विन। 329 केल्विन। 44th, a sample of water was heated from 10 degree to 173 degree. What is the physical state of water at final temperature? Final temperature मतलब 170 degree। क्या टेम्परेचर, क्या स्टेट होगा? गैस। वेरी गुड, इट इज गैस। कहते हैं वैक्स इज हीटेड इन अ चाइना डिश, हाउ विल द फॉलोइंग चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? हीट करने पर बेटा वो क्या करेगी? इंक्रीज। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, बेटा वो भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज, क्योंकि वैक्स जो है मेल्ट होके बेटा क्या बन जाएगी? लिक्विड। 45th कहते हैं when 50 ग्राम of sugar is dissolved in 100 ml of water, is there no increase in volume of solution? Yes. क्यों? यस। Because sugar Oh. occupies intermolecular spaces between water molecules। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है शुगर वो ऑक्यूपाई कर लेता है। कहता है यू वॉन्ट टू वेयर योर फेवरेट शर्ट टू अ पार्टी बट इट इज वेट आफ्टर अ वॉश। सजेस्ट 2 स्टेप्स जिससे आप उसको जल्दी ड्राई कर सकते हो और क्यों? तो पहला स्टेप क्या होगा? Spread it. वेरी गुड, स्प्रेड इट। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? सर उसको फैन के नीचे रख दें। अंडर fan। फैन। वेरी गुड एंड सर सनलाइट। बेटा। अगर लेट्स सपोज रात हुई या सनलाइट नहीं है तो हम ऐसी चीजें की बात करेंगे जो इजीली अवेलेबल है। तो एक तो वो हो जाएगा बेटा स्प्रेड कर देंगे उसको और उसको फैन के अंडर में रख देंगे। यस, अगर दिन का टाइम होगा तो बेटा उसको धूप में भी रख सकते हैं, है ना? तो स्प्रेड इट बिकॉज इवेपोरेशन विल इंक्रीज। 46 कहता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2 लिक्विड्स A and B का इतना है और इतना है, विच वन कैन प्रोड्यूस मोर कूलिंग
and why? Latent heat of vaporization, दो substances का इतना है 100 जूल and 150 किलो जूल respectively. किसको आप ज्यादा ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे? बेटा लिक्विड which has high latent heat of vaporization is used to cool things better, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ठंडा करने के लिए, इस वजह से. 47 कहते हैं why can't we see air but it is a matter, explain. बेटा हम एयर को इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज its particles are very very small. उसके पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे हैं. 48 कहता है इफ वी पुट सम क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के गर्म पानी के अंदर, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. तो बेटा वाटर will dissolve copper sulfate and its color Will become blue. will become blue and spread uniformly. कर लो बेटा कॉपी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है बेटा, मैं ये सब हटा रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं एलपीजी और सीएनजी कैन बी फिल्ड इन सिलेंडर्स एंड यूज्ड एज अ फ्यूल. क्यों भाई? बिकॉज they are gases and can easily be compressed. कहते sponge is compressible but it is a solid in state. क्यों? Because it has large intermolecular spaces in which air is trapped. कहते हैं 50th a sample of water under study was found to boil at 102 degrees Celsius at normal temperature and pressure. Is it pure water? No, sir. नहीं. No. But this water freezes at 0 degrees Celsius. Comment. No, it is not pure as its boiling point is not 100 degrees Celsius. ठीक है. 51 कहता है osmosis is a special kind of diffusion. Comment. Because during osmosis only liquid can flow from higher amount या concentration to lower
concentration through a semi permeable या फिर selectively permeable membrane। तो बेटा एक्चुअली में डिफ्यूजन जो है बेटा वो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। लेकिन ऑस्मोसिस बेटा क्या होता है, वो लिक्विड्स के लिए होता है। जब लिक्विड अपनी ज्यादा अमाउंट से उस जगह मूव करते हैं जहां पे उनका अमाउंट, लिक्विड का अमाउंट कम होता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे बेटा कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है। स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन्स ऑन कीपिंग इन वाटर, Osmosis. ऑस्मोसिस है क्योंकि पानी मूव कर रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, बेटा डिफ्यूजन है। अर्थवॉर्म्स डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन सॉल्ट, तो बेटा कॉमन सॉल्ट अगर आप अर्थवॉर्म पे डाल देते हैं तो उनकी बॉडी से बेटा पानी निकलने लग जाता है, तो वो ऑस्मोसिस होता है। स्प्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, तो बेटा ये भी ऑस्मोसिस है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, बेटा ये भी ऑस्मोसिस है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक, बेटा ये क्या है, डिफ्यूजन है। aquatic animals using oxygen dissolved in water and respiration, तो बेटा वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। कर लो बेटा कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन कहता है वाटर एज आइस हैज अ कूलिंग इफेक्ट whereas water as steam may cause severe burns. Explain these observation. क्योंकि water as ice has no latent heat of fusion, तो आइस के पास latent heat of fusion नहीं होता, ठीक है। Hence it can absorb from others to melt but other substances gets cooled. दूसरा कहता है स्टीम में कॉज सिवियर बर्न्स, क्यों भाई, तो बेटा स्टीम causes severe burns as it has extra hidden heat as latent heat of vaporization, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। 54th क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कहता है Alka was making a tea in a kettle and suddenly she felt intense heat from the puff of a steam gushing out of the spot of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of boiling water in the kettle. Comment. No. Both steam and boiling water have same temperature, but steam के अंदर has extra hidden heat, किस फॉर्म के अंदर, latent heat of vaporization की फॉर्म के अंदर। देन हम बात करते हैं 55th क्वेश्चन की, कहता है आंसर द फॉलोइंग, कन्वर्जन एक सॉलिड का टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन,
नेम द टर्म यूज्ड टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। बेटा उसको भी हम क्या कहते हैं? Sublimation. सब्लिमेशन। और दूसरा वर्ड क्या कह सकते हैं? डेपोजिशन। बी पार्ट, conversion of solid state to liquid state is called fusion. What is meant by latent heat of fusion? है ना? तो बेटा उसका मतलब क्या होता है? Amount of heat required to convert 1 kg solid into liquid at its melting point and normal atmospheric pressure, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देन हम बात करते हैं 56th क्वेश्चन की। बेटा, you are provided with a mixture of naphthalene or ammonium chloride by your teacher. Suggest an activity to separate them with well labeled diagram. activity बेटा और प्रोसेस का नाम कौन सा है? सब्लिमेशन। और बेटा सबलाइम कौन होगा? अमोनियम क्लोराइड। नहीं, नैफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे ना। आई गेस देयर इज दोनों सब्लिमेशन नहीं होगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड नहीं होगा बेटा। नैफ्थलीन कर दो बेटा इसको, ये सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सबलाइम हो रहे हैं, तो बेटा क्वेश्चन में कुछ इनकरेक्ट है। नैफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों का मिक्सचर जो है बेटा वो सब्लिमेशन से नहीं होगा। देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन। आप कोई और सॉल्ट ले लो, अमोनियम, ईदर यू टेक नैफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर यू टेक अमोनियम क्लोराइड एंड यू टेक सोडियम क्लोराइड। तो आप इसमें से कुछ भी ले लेना। और दोनों केस में प्रोसेस जो है बेटा एक्टिविटी का वो क्या होगा? सब्लिमेशन। इस केस में ये सबलाइम होगा और इस केस में ये सबलाइम होगा। कर लो बेटा कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं ये हटा रहा हूं सब और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, इन अ हॉट समर डे Priyanshi and Ali were wearing cotton and nylon clothes respectively. Why do you think would be more? Who do you think would be more comfortable? Priyanshi. Priyanshi, because she is, है ना? Priyanshi, because So because cotton clothes absorb heat and sweat. she is wearing cotton clothes which are good sweat absorber। ठीक है, 58 कहते हैं, you
want to wear your favorite t-shirt to a party but the problem is that still it is ये wet. क्वेश्चन रिपीटिंग ये रिपीट हो गया बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में. 59 कहते हैं कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, है ना? ट्रू. तो बेटा नहीं कमेंट बताना है. ड्यूरिंग evaporation evaporation absorbs the heat liquid liquid absorbs heat from surroundings in form of latent heat of vaporization, hence gets absorbed. But since surrounding loses heat, it gets cooled. ये हो गया बेटा ए पार्ट का आंसर. बी पार्ट कहता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन aqueous solution decreases with increase in humidity. क्यों भाई? During humidity, water vapor is already more in air, hence less space is available for new vapors to accommodate. सी पार्ट कहते हैं स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड. क्यों भाई? वो दब तो जाता है पर फिर वो सॉलिड है बिकॉज इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, है ना? उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड है. अगर वो पड़ा हुआ है तो उसकी शेप फिक्स्ड है, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है. एंड बेटा फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 60th. व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो बेटा 60th का आंसर क्या है? ड्यूरिंग मेल्टिंग solid absorbs heat from surroundings in form of latent heat of fusion, which only breaks intermolecular forces of attraction, hence temperature remains constant. तो यहाँ पर बेटा आपकी असाइनमेंट जो है वो इस चैप्टर की खत्म हो जाती है और हमारे पास अब सिर्फ सेकंड चैप्टर जो बचता है करने के लिए, जिसकी असाइनमेंट मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर लूँगा. तो आप कॉपी कर सकते हैं और आज हम सिर्फ यहीं तक ही करेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कब होगी? सैटरडे को. तब तक के लिए मेरी तरफ से टाटा एंड बिरला है.